देखिए बेटा, आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 चैप्टर या यूनिट चल रही है बेसिकली, ठीक है। उसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर हमने जो टॉपिक स्टडी किया था बेटा, वो किया था लिबरलाइजेशन। भाई इस चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पे? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसमें से लिबरलाइजेशन हमने लास्ट क्लास में क्लियर किया था। आज का जो टॉपिक रहने वाला है आपका, वो क्या है बेटा हमारा यहाँ पे? प्राइवेटाइजेशन किसे कहा जाता है। देखो, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है हिंदी में बोला गया इसे निजीकरण करना। निजीकरण मतलब जो ऐसी यूनिट्स थी जो कि गवर्नमेंट के अधीन होती थी या अंडर होती थी, उसको भी क्या कर दिया गया? प्राइवेट ओनरशिप दे दी गई। प्राइवेट का मतलब होता है जिसका ओनर, चलाने वाला जो ओनर है वो क्या होता है बेटा? कोई प्राइवेट पर्सन होता है, गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। अब इसमें लिखा गया था, इट इम्प्लाइज शेडिंग ऑफ द ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेस एंड इट्स ट्रांसफर टू द प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उसकी ओनरशिप किसको ट्रांसफर कर दी गई बेटा? एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर को कर दी गई, और उसको चलाने का हक किसको दे दिया गया? प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। कहता है प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन टू वेज। कहता है प्राइवेटाइजेशन हमने दो तरीके से करी थी, जिसमें पहला तरीका था बाय विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी, जिसे बोलते हैं बेटा एक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट करना। डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है ये समझ लो। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बेटा, गवर्नमेंट की जो लॉस मेकिंग यूनिट्स होती है ना, जो लगातार घाटों में जा रही होती हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसमें से कुछ यूनिट क्या करती है या कुछ परसेंटेज क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड आउट कर देती है। उसे बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट करना, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट को डिस कर देना, खत्म कर देना। ठीक। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? सॉरी, दूसरा पॉइंट क्या था? बाय आउटराइट सेल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। देखो दो चीजें हुई। डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट क्या कर रही है? वो पूरी की पूरी कंपनी नहीं बेच रही, उस कंपनी का कुछ हिस्सा प्राइवेटाइज कर देती है। लेकिन जब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो दूसरे पॉइंट में हमने क्या करा बेटा? कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन कर दिया। कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? कि मैंने पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट कंपनी है वो प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड आउट कर दिया, और वो कौन सी कंपनी कहलाएगी? हमारी प्राइवेट कंपनी कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगी। ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट कहता है प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय सेलिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ पीएससीज टू द प्राइवेट सेक्टर पब्लिक इज नोन एज अ डिसइन्वेस्टमेंट। मैंने क्या बोला बेटा? डिसइन्वेस्टमेंट में पूरी की पूरी कंपनी नहीं सोल्ड आउट करी जाती, उसका कुछ पार्ट या कुछ पोर्शन क्या करते हैं हम? प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड कर देते हैं, और उसे क्या बोला जाता है यहाँ पे? डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? पहला आता है बेटा माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? कहता है माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट इज वन सच दैट एट द एंड ऑफ इट द गवर्नमेंट रिटेन्स अ मेजॉरिटी स्टेक इन द कंपनी, टिपिकली ग्रेटर देन द 51%, thus ensuring मैनेजमेंट कंट्रोल। एग्जांपल नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। देखो बेटा, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, भैया आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, बिजनेस स्टडीज में हमने क्या पढ़ा? जिस कंपनी के पास 51% से ज्यादा हिस्सा होता है उसका उसके ऊपर क्या रहता है? एक तरीके से कंट्रोल रहता है। जिसने बिजनेस नहीं भी पढ़ी, सीधी सी बात है भैया, टोटल परसेंट होता है 100 में से जिसके पास ज्यादा होगा उसका ही मानी जाएगी बात। तो यानी 51% से ज्यादा जिसके पास भाग है वो उसका कंट्रोल रहेगा उसके ऊपर। तो माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि इसके अंदर कंपनी अपना शेयर तो बेचती है, लेकिन अपने पास जो हिस्सा रखती है वो 51% से ज्यादा ही रखती है, जिससे कि उसका उसके ऊपर कंट्रोल बना रहे। मेजोरिटी का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे? कहता है मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट इज वन इन विच द गवर्नमेंट पोस्ट डिसइन्वेस्टमेंट रिटेन अ माइनॉरिटी स्टेक इन द कंपनी इट सेल्स ऑफ अ मेजोरिटी स्टेक। ज्यादा से ज्यादा पोर्शन क्या करती है बेटा? वो सोल्ड आउट कर देती है, इसके अंदर वो कुछ हिस्सा अपने पास रखती है। उसका एग्जाम्पल है बाल्को सेल टू द स्टरलाइट। स्टरलाइट क्या है बेटा? एक प्राइवेट कंपनी है। बाल्को क्या थी? पहले गवर्नमेंट कंपनी थी। गवर्नमेंट ने सारा का सारा हिस्सा किसको बेच दिया? स्टरलाइट को बेच दिया, और अपने पास एक छोटा सा पोर्शन रखा हुआ है इसका। ठीक है। कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन समझ ही रही होगे बेटा। कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? अब गवर्नमेंट ने कंपनी उठाई और पूरी की ही पूरी क्या करी बेटा? बेच दी किसको? प्राइवेट सेक्टर को। इट इज अ फॉर्म ऑफ मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट वेयर इन 100% कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज पास्ड ऑन टू अ बायर। जैसे मॉडर्न ब्रेड, आईटीसी, होटल्स, ये सब क्या कर दिए? गवर्नमेंट ने पूरे के पूरे प्राइवेटाइज करा दिए और प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड आउट कर दिए। ठीक है। नोट, एक होती है बेटा हमारी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट सेल, it refers to the sale of 51% or more stake of a PSUs to private sector who bids the highest with the objective of improving efficiency, so the management control is with strategic partner। strategic का मतलब क्या होता है? प्लानिंग के साथ। इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है? एक बिड सिस्टम रखती है। बिड समझते हो ना, बोली लगाना। उसके अंदर वो लोगों को बुलाती है, 51% से ज्यादा अपना हिस्सा सोल्ड आउट करती है, लेकिन उन लोगों को करती है एक तो जो सबसे ज्यादा बिड लगाते हैं, दूसरा जो ये कहते हैं कि आपकी कंपनी को हम क्या करेंगे सर? इंप्रूव करके देंगे, इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा के देंगे, तो उनको वो सोल्ड आउट कर दिया जाता है। फिर आता है बेटा
पर्पस ऑफ प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है, क्यों की जाती है डिसइन्वेस्टमेंट, बेसिकली ये समझते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट द पर्पस ऑफ सेल वाज मेनली अ टॉय टू इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। देखो बेटा, देखो यहाँ पे टॉय नहीं है वो। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट द पर्पस ऑफ सेल वाज, पहला इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। पहला गवर्नमेंट चाहती है कि जो हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो मेंटेन हो। दूसरा, it was also felt that private capital and managerial capabilities would be effectively utilized to improve the performance of the PSUs। और कहता है देखो आप खुद देखो बेटा, आप गवर्नमेंट बैंक में जाते हो या प्राइवेट बैंक में जाते हो, फर्क है या नहीं है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं भैया, मदर डेयरी का भी है, बूथ होते हैं ना जो, जहाँ से दूध वगैरह सब्जियां वगैरह लगाते हो, और एक रिलायंस फ्रेश में जाते हो, फर्क है या नहीं है, दोनों में है। तो बेसिकली हमें पता है कि भैया प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, पैसे ज्यादा लेता है, लेकिन उसके काम करने का तरीका भी क्या होता है सर, वैलिड होता है, और वो सही तरीके से काम करता है, बुरे तरीके से। तो गवर्नमेंट का भी मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम प्राइवेट सेक्टर को क्यों डिसइन्वेस्ट करें इस चीज को, ठीक है। कहता है इट वाज फेल्ट दैट प्राइवेटाइजेशन कुड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इम्पेटस एनकरेजमेंट टू द इनफ्लो ऑफ द एफडीआई। और गवर्नमेंट को ये लगा कि अगर वो अपनी कंपनीज को प्राइवेटाइज कर देती है तो विदेश के लोग भी क्या करेंगे, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने आएंगे, और हमारे देश में एफडीआई क्या होगी सर, एक तरीके से इंक्रीज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आता है बेटा प्राइवेटाइजेशन, समझ आ गया। अब मेरे को ये बताओ लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन क्या था, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन किसे कहा गया, फटाफट बताइए। अब इसके बाद आता है बच्चे आपके पास ग्लोबलाइजेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन की जो शॉर्ट में डेफिनेशन है ना, वो क्या है, इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी विद द डोमेस्टिक इकोनॉमी। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, तो वर्ल्ड इकोनॉमी को यानी दुनिया की इकोनॉमी को भारत की इकोनॉमी से जोड़ने की प्रोसेस को क्या बोला गया था, ग्लोबलाइजेशन बोला गया था। इसको करने का रीजन ये था बेटा कि हमारे देश के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंक्रीज हो, दूसरे देशों के साथ हमारे जो रिलेशनशिप है वो क्या हो, स्ट्रांग हो, जिससे कि हमें भी काम मिले और उनको भी काम मिले। दूसरा, हमारे देश के अंदर मॉडर्नाइजेशन आए और डेवलपमेंट हो सके। तो इस पर्पज से क्या किया गया, ग्लोबलाइजेशन किया गया। देखो क्या लिखा है, ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, जितने भी बैरियर्स थे उसको क्या कर दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया। इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन, इट इज an outcome of the set of various policies that are aimed at transforming the world towards the greater independence and integration। देखो ग्लोबलाइजेशन ना बेटा किसके बाद आता है, एलपी, यानी कि लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बाद ही ग्लोबलाइजेशन हो सकता है। क्यों, पहले आपको फ्रीडम देनी पड़ेगी। फ्रीडम का मतलब जितने भी रूल रेगुलेशन है, गाइडलाइंस को आपको रिमूव करना पड़ेगा। ऐसी कंपनी जो लगातार घाटे में जा रही है या सरकारी कंपनीज है उनको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, जिससे कि बाहर की कंट्रीज यहाँ पे अट्रैक्ट हो और यहाँ पे एफडीआई करने की सोचे। उसी के बाद आप क्या कर पाओगे, ग्लोबलाइजेशन कर पाओगे। यानी ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट कब मिला लोगों को, जब प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन हो गया, और उसके बिना आप करोगे तो उसका कोई ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब वो कहता है इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ नेटवर्क एंड एक्टिविटीज ट्रांसेंडिंग इकोनॉमी, सोशल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। इन शॉर्ट, ग्लोबलाइजेशन इंप्लाइज टर्निंग द वर्ल्ड इनटू